हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसके ऑथर हो गए नेल्सन रोनीलाला मंडेला, ये इनका फुल नेम है। चलिए सबसे पहले बिफोर यू डेट देखते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है अपार्थाइड। अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें लोगों को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी कलर। आप गोरे हैं या फिर काले हैं, उसके बेसिस पे आप दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इनको अलग फैसिलिटी मिलेगा, गोरे लोग को, ब्लैक लोगों को अलग फैसिलिटी मिलेगा। तो इसी पॉलिटिकल सिस्टम को अपार्थाइड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये चैप्टर का जान है ये टर्म। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अपार्थाइड मतलब सिंपली बोल सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आप ऐसे भी इसका नाम याद रख सकते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये अपार्थाइड, यहाँ पे 3 कंट्रीज़ का नाम दिया हुआ है। इन तीनों ही कंट्रीज़ में अपार्थाइड देखा गया है। लेकिन जो साउथ अफ्रीका जो है ना, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा तरीके से, मतलब यहाँ पे ये लगभग लीगल तरीके से देखा जा रहा था। यहाँ पे सिस्टम ही था, अपार्थाइड चलता था। ठीक है, मतलब गोरे लोग को अलग ट्रीट करते थे, काले लोग को अलग ट्रीट करते थे। तो आपने कभी ना कभी तो अपने लाइफ में नेल्सन मंडेला का नाम तो सुना होगा, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा आप जानते नहीं होंगे। यहाँ तक कि कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि ये कहीं इंडिया के तो नहीं है नेल्सन मंडेला। तो ऐसा नहीं है, नेल्सन मंडेला बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, इनका एक पार्टी था जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में इसको ANC बोलेंगे। ये नाम याद कर लीजिए। नेल्सन मंडेला का पार्टी का नाम क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो इन्होंने और इनका पार्टी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इसी अपार्थाइड यानी इसी पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। समझे? इन्होंने जीवन के 30 साल प्रिजन यानी जेल में बिताए हैं और फाइनली इनका लड़ाई सक्सेसफुल रहा। 1994 में पहली बार साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराया गया। डेमोक्रेसी का मीनिंग आपको समझा चुके हैं बहुत डिटेल में, हिस्ट्री में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी। मतलब यहाँ पे लोग खुद से अपने नेता चुनते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं। लोग खुद वोट देकर लीडर्स को चुनते हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है 1994 में, और उस इलेक्शन में नेल्सन मंडेला जीत जाते हैं, इनकी पार्टी जीत जाती है। ठीक है, और नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं साउथ अफ्रीका के। याद रखिएगा, ये नेल्सन मंडेला ब्लैक थे, इनको काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, उसी के खिलाफ ये लड़े और जीते भी। ठीक है, तो जब भी आप नेल्सन मंडेला के बारे में सुने आज के बाद, तो इतना बात तो आपको पता होना चाहिए, ये साउथ अफ्रीका को बिलोंग करते हैं और ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। याद रखेंगे इतना बात। चलिए, तो नेल्सन मंडेला ने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट निकाल के इस चैप्टर में दिया हुआ है, जिसमें इनॉग्रेशन सेरेमनी को डिस्कस किया गया है। इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का उद्घाटन करना। ठीक है, शुरुआत करना। तो यहाँ पे क्या शुरुआत हो रहा है? एक नया नेशन का शुरुआत हो रहा है। ऐसा साउथ अफ्रीका बनने जा रहा है अब, जहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, गोरे लोगों को और काले लोगों को बराबर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूज़ दिया हुआ है BBC का, 10 मई 1994 का ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ में बोला गया है कि नेल्सन मंडेला का जो पार्टी था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में ANC कहते हैं, ये पार्टी ने इस डेमोक्रेटिक इलेक्शन में 400 सीट का इलेक्शन हुआ था। ठीक है, 400 सीट में से 252 सीट्स ये ANC पार्टी जीत गई थी और इसके लीडर थे नेल्सन मंडेला। तो इनको क्या बना दिया गया? पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना दिया गया साउथ अफ्रीका का। समझे इतना? चलिए, इतना ही बात यहाँ पे इंट्रोडक्शन में काम का है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी में यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, 6 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जो कि इस चैप्टर में आपको सुनने को मिलेंगे। इस सब का मीनिंग हम यहाँ पे मार्क कर दिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग हम समझ लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस स्टोरी को। लिखा हुआ है 10th में, याद है कब हुआ था, कब वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे? तो 10th में ईयर कौन सा था? 1994। इसी ईयर में तो इलेक्शन हुआ था, ये डेट याद रखेंगे आप। ठीक है, तो 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। डॉन मतलब बिगैन, ब्राइट एंड क्लियर, जो उसका सुबह हुआ वो काफ़ी ब्राइट था, सनशाइन था, क्लियर स्काई था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged बाई dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Besieged by का मतलब होता है surrounded by, मतलब पिछले कुछ दिनों से आई, यहाँ पे ये कौन, किसका ऑटोबायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला का है। तो यहाँ पे आई कौन है? नेल्सन मंडेला। वो बोल रहे कि पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी मतलब खुशनुमा वहाँ पे माहौल था। besieged मतलब सराउंडेड बाई, मैं घिरा हुआ था
डिग्नेटरी जानने माने लोगों से और वर्ल्ड के लीडर से, जो कि आए हुए थे इनॉग्रेशन सेरेमनी का शोभा बढ़ाने के लिए, इसमें पार्ट लेने के लिए। ठीक है, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये जो इनॉग्रेशन होने जा रहा था, नया साउथ अफ्रीका का शुरुआत होने जा रहा था, नया साउथ अफ्रीका इस सेंस में कि यहाँ पे एपार्टाइड नहीं था अब, ठीक है, रेशियल ऑपरेशन नहीं था, रेसिज्म नहीं था। तो ये इनॉग्रेशन एक ऐसा पल था जब इंटरनेशनल लीडर्स, अलग अलग कंट्रीज़ के जो भी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो सब आए हुए थे साउथ अफ्रीका कंट्री में। तो ये लार्जेस्ट गैदरिंग बन गया था वर्ल्ड लीडर्स का साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, समझे। द सेरेमनी took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। ये समझिए कहाँ पे ये सेरेमनी हुआ, कहाँ पे ये लोग शपथ लिए। जब भी आप कोई पोस्ट होल्ड करते हैं तो उसके पहले आपको शपथ दिलाया जाता है, तो वही है यहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी। ठीक है, शपथ लेंगे, नेल्सन मंडेला पहले प्रेसिडेंट बनेंगे, ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सेरेमनी हुआ लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में। एम्पी थिएटर का मीनिंग लिखा हुआ है, एक ऐसा बिल्डिंग होता है जिसमें छत नहीं होता है, ठीक है, ओपन रूफ होता है, विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। और जैसा आप सिनेमा हॉल में होता है सीट्स, एक रो, फिर उसके ऊपर एक रो, फिर उसके ऊपर एक रो, ऐसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। ऐसा सीटिंग डिजाइन को एम्पी थिएटर कहते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है वैसे ही यहाँ पे यूनियन बिल्डिंग्स है। प्रेटोरिया, इन प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका का कैपिटल है प्रेटोरिया। जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली, दिल्ली में क्या है, पार्लियामेंट है कि नहीं, वैसे ही साउथ अफ्रीका का कैपिटल प्रेटोरिया, यहाँ पे है यूनियन बिल्डिंग्स और इसी में एक पार्ट था एम्पी थिएटर। तो यहीं पे ये सेरेमनी होना था। कौन सा सेरेमनी, जो यहाँ पे जो मिनिस्टर्स और जो प्रेसिडेंट है वो अब यहाँ पे शपथ लेंगे। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कई दशकों से मतलब ये जो यूनियन बिल्डिंग था, ये एम्पी थिएटर था, यहाँ पे सिर्फ सफ़ेद लोग ही, मतलब गोरे लोग ही बैठते थे यहाँ पे। ठीक है, एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। लेकिन अब यहाँ पे एक रेनबो गैदरिंग था, डिफरेंट कलर्स का, अलग अलग कलर्स के लोग बैठे थे, सिर्फ गोरे ही नहीं, काले भी, मीडियम बाल काले भी, सभी यहाँ पे बैठे थे। एंड नेशंस, अलग अलग कलर्स के लोग बैठे थे, अलग अलग देश के लोग बैठे थे यहाँ पे। कहाँ पे, एम्पी थिएटर में, फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। याद रखेंगे इतना बात, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। सब लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए थे, ताकि साउथ अफ्रीका में पहली बार क्या बनने जा रहा था, एक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्मली यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही थी। ठीक है, डेमोक्रेटिक समझ ही गए, नॉन रेशियल मतलब जो कलर्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना करे। यहाँ पे एक चीज़ हम लिख रखे थे, यहाँ पे ये वाला बात, ये इनॉग्रेशन ऑफ वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर। ये क्या सजेस्ट करता है, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के जो लीडर्स यहाँ पे आए हुए हैं वो ऐसे ही तो नहीं आ गए होंगे, वो आए हैं मतलब वो लोग काफ़ी खुश है, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के इस कॉज को। यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। साउथ अफ्रीका काफ़ी लड़ा था काले लोगों को इक्वल राइट्स देने के लिए, गोरों के बराबर। ठीक है, तो इस लड़ाई में इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी काफ़ी सपोर्ट था, वो यहाँ पे लिखा गया है। फिर आगे यहाँ कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक हो गया। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। तो उस दिन ऑथर के साथ कौन कौन आया हुआ था नेल्सन मंडेला के साथ, तो उनकी बेटी आई हुई थी जिनका नाम था जेनानी, ये याद रखेंगे। उसके साथ और भी कुछ लोग आए थे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा, ऑटम डे, ऑटम कैसे हो गया। यहाँ तो मई का महीने का बात किया जा रहा है, ऑटम कैसे हो गया। ऑटम तो जनरली कब होता है, सितंबर अक्टूबर में होता है ऑटम, तो यहाँ पे मई में कैसे हो गया। तो ये याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका जो है वो, ये अगर ग्लोब है तो बीच में इक्वेटर गया, ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर, तो साउथ अफ्रीका इधर कहीं पे है कि नहीं, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे सीजन उल्टा चलता है, तो जब यहाँ पे ऑटम होगा यहाँ पे स्प्रिंग हो जाएगा, जब यहाँ पे स्प्रिंग होगा तो यहाँ पे ऑटम हो जाएगा। इसीलिए मई महीना में यहाँ पे डे कौन सा था, 10 मई था ना, 10 मई 1994, तो इसलिए यहाँ पे मई महीना में ही ऑटम आ गया, समझे। याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो उस दिन उनके साथ उनकी बेटी आई हुई थी जेनानी। ऑन द पोडियम, स्टेज पे कौन खड़े थे, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज द सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। पहले ये शपथ लिए सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। यहाँ का हायरार्की ऐसा होता है, पहले होते हैं प्रेसिडेंट,
सबसे टॉप पोजीशन में। उसके बाद होते हैं फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट और उसके बाद आते हैं सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले ये शपथ लेते हैं मिस्टर डी क्लर्क एज अ सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, समझे। फिर देन अब और इनके बारे में एक बात जान लीजिए, ये मिस्टर डी क्लर्क पहले क्या थे, प्रेसिडेंट थे। मिस्टर डी क्लर्क पहले प्रेसिडेंट थे, अब इनको इस पद से हटा के कौन सा पद दिया जा रहा है, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट का पद दिया जा रहा है। वो गोरे इंसान है मिस्टर डी क्लर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, गोरे वाले चेंज अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं और काले वाले लोग ऊपर वाला पोजीशन ले रहे हैं, वो शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो ये दिखा रहा है एक विक्ट्री है डेमोक्रेसी ओवर ऑपरेशन एंड रेसिज्म, समझ गए ये लाइन। चलिए फिर मिस्टर डी क्लर्क के बाद कौन शपथ लेते हैं, देन थाबो एम्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर ये शपथ लेते हैं पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर डी क्लर्क। फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट कौन है, तो थाबो एम्बेकी, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन होंगे फाइनली, हमारे नेल्सन मंडेला, समझे। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. ये नेल्सन मंडेला शपथ लेते हैं, ये प्लेस करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे, इसका मान सम्मान बनाए रखेंगे और खुद को डिवोट कर देंगे ताकि इस पूरे देश का अच्छा हो पाए, भला हो पाए, लोगों का भला हो पाए। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और जितने भी गेस्ट वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उन सबको वो अब स्पीच देते हैं। क्या देते हैं देखिए, बोलते हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। वो बोलते हैं कि आप आज के दिन में हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा होके क्या कर रहे हैं, इस पल का शोभा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एक होप, एक नया उम्मीद आ रहा है टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो नया नया हमें आज़ादी मिला है, ठीक है, फ्रीडम मिला है काले लोगों को, इसको हम एक नया चमक दे रहे हैं, नया उम्मीद दे रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud of। बोला गया है कि पहले जो हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो हम लोगों पे जो अत्याचार हुआ है, ठीक है, इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है, इतना गंदा एक्सपीरियंस के बाद और इतने लंबे समय तक इस गंदे एक्सपीरियंस के बाद एक ऐसा सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिसपे पूरा मानव समाज प्राउड हो, समझे। फिर वी मतलब जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन है वो लोग, ठीक है। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। अच्छा, वी यहाँ पे बोला गया है पूरे साउथ अफ्रीकन लोगों के निवासी को, ठीक है। पहले क्या था, साउथ अफ्रीका में क्या चलता था, अपार्टाइड चलता था, रेशियल ऑपरेशन चलता था, जिसके कारण वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज थे सब लोग इसका काफ़ी निंदा करते थे कि ये बहुत बुरा हो रहा है साउथ अफ्रीका में। इसके कारण वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज थे उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन साउथ अफ्रीका के साथ तोड़ लिया था। सब बोलते थे कि साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट करो, कोई अपना माल साउथ अफ्रीका में नहीं बेचने देगा, साउथ अफ्रीका भी अपना माल किसी भी कंट्री में सेल नहीं कर सकता है। ऐसा बहुत सारा सैंक्शंस लगाया गया था साउथ अफ्रीका के ऊपर। तो यहाँ पे कहा गया कि हम साउथ अफ्रीकन्स लोग जिनको आउटलॉ कर दिया गया था कुछ बहुत लंबे समय पहले नहीं, ठीक है, मतलब हाल फिलहाल में हम लोगों को बॉयकॉट कर दिया गया था, लेकिन आज वो दिन है जब वर्ल्ड के अलग अलग लीडर्स जो है वो हमारे कंट्री में आए हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है, समझ रहे हैं यहाँ पे क्या बोलने का मतलब था। वी हु वेर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, इसका मीनिंग ये लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड पॉलिसी के कारण बहुत सारे कंट्रीज ने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ लिया था साउथ अफ्रीका के साथ, समझे। कोई आना नहीं चाह रहा था साउथ अफ्रीका में, लेकिन आज वो दिन है जब साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराया गया, रेशियल ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, तो वर्ल्ड के सभी लीडर्स जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। बोला गया कि हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये एक कॉमन विक्ट्री है जस्टिस का, पीस का और ह्यूमन डिग्निटी का। मतलब अब जो गवर्नमेंट बन रहा है वो इन सब प्रिंसिपल्स पे चलेगा, जस्टिस फॉलो करेगा, पीस लाएगा और ह्यूमन डिग्निटी बनाए रखेगा। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन। इमेनिसिपेशन बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है फ्रीडम। हमने अपना फ्रीडम पा चुके हैं ब्लैक अफ्रीकन्स लोग।
We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. वो शपथ लेते हैं कि हम जितने भी ब्लैक अफ्रीकन से उन सभी लोगों को इन सब चीज़ों से फ्री कर दिया जाएगा. गरीबी हटाया जाएगा, कोई चीज़ का कमी है तो वो हटाया जाएगा, सफरिंग हटाया जाएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन वो सबको ख़त्म कर दिया जाएगा. ठीक है, तो ये सब अंडरलाइन कर रखें क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि आपको आंसर्स में यूज़ करने होंगे. ठीक है, आगे बताएंगे, अभी आप सिर्फ समझते चलेंगे. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर. मतलब कि ऐसा कभी नहीं होगा कि इस धरती पे कि कोई एक दूसरे पे अत्याचार करे. जो होना था हो गया, अब ये नया देश है. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. ठीक है, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. मतलब वो लग है कि एक नया सूर्य उदय हो रहा है यहाँ पे, और इस सूर्य उदय ये दर्शाता है कि एंड ऑफ अपार्टाइड है. मतलब जो पुराना सिस्टम था वो बंद हो गया और ट्रायम्फ ऑफ डेमोक्रेसी ये दिखा रहा है. डेमोक्रेसी का बिगिनिंग, एक नया शुरुआत यहाँ पे हो रहा है. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. समझे, ऐसे करके वो स्पीच देते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको याद रखने वाला बात इतना ही है, सारा चीज़ याद नहीं रखना है. अब जो साउथ अफ्रीका है, पहले साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड था, अब नया साउथ अफ्रीका में ये बंद हो चुका है. डेमोक्रेसी आ चुका है जो कि चलेगा इन सब प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, और वो लोग कोशिश करेंगे ये सब चीज़ लाया जाए यहाँ पे, हटाया जाए मतलब ब्लैक अफ्रीकन से. ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया जो कि सैंडस्टोन से बने हुए हैं. तो हाँ, रेड फोर्ट है, हवा महल है, ये सब सैंडस्टोन से बने हुए हैं. आगे देखिए, और बाकी ये सब जो क्वेश्चन है ये सब हम अंडरलाइन कर दिए हैं, और ये सब क्वेश्चन का डिटेल आंसर चाहिए तो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा. सिंपली आप गूगल में सर्च कर दीजिएगा नेल्सन मंडेला क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाई CBSE गाइडेंस. तो इस चैप्टर के ऊपर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सब आपको एक जगह पे मिल जाएगा. ठीक है, चलिए, और वेबसाइट का भी नाम है cbsegaidanceweb.com. इतना भी सर्च करने से आपको मिल जाएगा. आगे देखिए, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union Buildings. Union Buildings याद है ना, जो कि पार्लियामेंट था, उसके ऊपर आसमान में जेट्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए और ट्रूप कैरियर्स हो गए. ये सब इन परफेक्ट फॉर्मेशन, सब एक पैटर्न बना के आसमान में उड़ रहे हैं और आतिशबाजी दिखा रहे हैं. ऐसा होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से. तो ये काफ़ी एक मतलब अच्छा विज़न था. सभी लोग देख के शॉक्ड हो गए कि अरे इतना अच्छा तरीके से कर रहे हैं लोग. स्पेक्टेकुलर अरे यहाँ पे लिखा है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट that had been freely and fairly elected. तो ये आसमान में जो जेट्स, हेलीकॉप्टर्स ये सब फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे, तो ये क्या दर्शाता है? ये दो चीज़ दर्शाता है. पहला, एक तो दर्शाता है ये मिलिट्री फोर्स. साउथ अफ्रीका में मिलिट्री फोर्स काफ़ी स्ट्रांग है, कोई भी देश आसानी से इस पर अटैक नहीं कर सकता है. ठीक है, इसका करारा जवाब मिलेगा नहीं. तो पहला चीज़ ये दर्शाता है. दूसरा चीज़ ये भी दर्शाता है कि ये जो मिलिट्री फोर्स है ये अब लॉयल्टी शो कर रहा है. किसको लॉयल्टी शो कर रहा है? टू द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट. जो नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है जिसमें गोरे और काले इक्वल नंबर्स में है, ठीक है, उसके लिए लॉयल्टी शो कर रहा है. ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. पहले ये मिलिट्री किसके प्रति लॉयल था? तो सभी सिर्फ गोरे लोग के लिए लॉयल था. ये काले लोगों का बात नहीं सुनता था, उस पर अत्याचार करता था. लेकिन अब ये मिलिट्री यहाँ पे आतिशबाजी दिखा रहा है, मतलब ये लॉयल है नए गवर्नमेंट के लिए भी, नए लोगों के लिए भी. समझे? Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. ये बहुत अच्छा लाइन है. बोला गया है कि कुछ क्षण पहले ही ये जेट्स, हेलीकॉप्टर्स ये सब उड़ने से पहले ही कौन आए हुए थे? हाईएस्ट जनरल्स आए हुए थे. साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, पुलिस के सबसे जो ऊंचे वाले पद के जो जनरल्स हैं वो आए हुए थे, और उनके चेस्ट पर सजा हुआ था, रिबन्स और मेडल सजे हुए थे. फ्रॉम डेज गॉन बाई, पहले के जो मेडल्स थे और रिबन्स थे वो सजे हुए थे. पहले के बोलने का मतलब जब साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड था. ठीक है, तब इन्होंने कुछ काम किया होगा जिसके बदले इनको कुछ अवार्ड मिला होगा, रिबन्स मेडल्स मिला होगा. तो
ये सब चीज़ अपने चेस्ट पे सजा के ये लोग आए हुए थे कुछ सन पहले ही, और क्या किए थे, सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किए थे और प्लेज किए थे उनका लॉयल्टी। अब ये गौर करने वाला बात है। पहले यही जनरल्स लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अगर यही लोग कुछ साल पहले नेल्सन मंडेला को मिले होते तो ये इनको सैल्यूट नहीं कर रहे होते, ये इनको अरेस्ट कर लिए होते। समझ रहे पहले सिस्टम कैसा था, क्योंकि नेल्सन मंडेला एक काले इंसान है और काले लोग के खिलाफ काफ़ी बुरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था साउथ अफ्रीका में। लेकिन आज एक नया गवर्नमेंट बन चुका है, अब यही जनरल्स लोग आके नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि ये लोग काफ़ी लॉयल है अब नए गवर्नमेंट को लेके। समझे। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्फाला जेट्स, शेवरन का मतलब होता है वी शेप, ठीक है, वी पैटर्न में जो जेट्स है वो फ्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट स्मोक ट्रायल ऑफ, और अलग अलग कलर के स्मोक छोड़ रहे हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, और यही सब कलर से जो नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग है वो बना हुआ है। तो फ्लैग का पैटर्न बना रहे ये जेट्स, ठीक है। आगे देखिए, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम। उस दिन का ये भी खास बात है, उस दिन 2 नेशनल एंथम प्ले किए गए। पहला नेशनल एंथम था निकोसी सीकलेल ई अफ्रीका, और दूसरा नेशनल एंथम था डाई स्टेम। तो ये निकोसी सीकलेल ई अफ्रीका ये था काले लोगों का, ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम था, लेकिन इसको गाया वाइट लोगों ने। उसी तरीके से डाई स्टेम ये वाइट लोगों का नेशनल एंथम था, लेकिन इसको गाया किसने, ब्लैक लोगों ने। मतलब एक दूसरे का नेशनल एंथम एक्सचेंज कर रहे हैं ये दोनों। तो ये दर्शाता है विलिंगनेस टू एक्सेप्ट ईच अदर। समझे। अब लोग आपस में भेदभाव मिटा चुके हैं, वो ये चीज़ दर्शाता है। तो जाहिर सा बात है, वाइट वाले ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम गा रहे हैं और ब्लैक वाले वाइट लोगों का नेशनल एंथम गा रहे हैं। मतलब उतना अच्छे से लिरिक्स तो पता होगा नहीं, वही यहाँ पे लिखा है कि नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम। लाइन्स क्या है उस किसी को पता नहीं, क्योंकि दे वंस डिस्पाइज्ड। ये ऐसे नेशनल एंथम है जो एक समय ऐसा था जो हेट करते थे। मतलब ये वाइट वाले लोग ब्लैक वालों का नेशनल एंथम से हेट करते थे। डिस्पाइज मतलब हेट करना, ठीक है, या फिर नीचा समझना। तो कैसे उनका लिरिक्स याद होगा, बट दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट। लेकिन नेल्सन मंडेला ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी दोनों को एक दूसरे का नेशनल एंथम अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि अब नया साउथ अफ्रीका है ये, जिसमें अपार्टाइड नहीं है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब इनॉग्रेशन के दिन जो नेल्सन मंडेला है वो और एक पल याद करते हैं, जब वो हिस्ट्री को लेके काफ़ी ओवरवेल्ड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है उनके अंदर। वो 2 टाइम पीरियड को कंपेयर करते हैं। एक पीरियड था पहला डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और दूसरा पीरियड है लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी समझते हैं 1900 से लेके कब तक, 1901 से लेके 2000 तक, इसी को बोलते हैं 20th सेंचुरी। तो इसका पहला डिकेड 1901 से लेके 1910 तक, और लास्ट डिकेड यानी 1991 से लेके 2000 तक। ये पीरियड और ये पीरियड को कंपेयर किया गया है यहाँ पे। जो 20th सेंचुरी का पहला डिकेड था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर बिटर एंग्लो बोयर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। ये वॉर होने से पहले और नेल्सन मंडेला का जन्म होने से पहले क्या हुआ था इस दशक में, इस 10 सालों में हुआ था कि वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस। साउथ अफ्रीका के जितने भी गोरे लोग थे उन्होंने अपना डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर लिया और एक ऐसा सिस्टम लाया जिसमें रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। साउथ अफ्रीका में जितने भी गोरे लोग थे वो सब लोग एक हो गए और क्या करने लग गए, काले लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिए। तो पहले दशक में ये होता था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने फॉर्म किया था डिस्क्रिमिनेशन का, इस स्ट्रक्चर को कहा जा रहा है ये सबसे बुरा, हार्शेस्ट, इससे ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, हार्श समझते हैं आप, और इनह्यूमन ये अमानवीय है। इंसान को इतना बुरा ट्रीट नहीं किया जा सकता है, ऐसा सिस्टम इन्होंने ऐसा यहाँ पे बना दिया था। लेकिन फाइनली 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड में क्या हुआ, ये 1994 तो इसी में आएगा ना, इसी पीरियड में आएगा। तो इस टाइम में क्या हुआ, माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन। और 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड में
जो नेल्सन मंडेला थे वो लगभग 80 साल के हो गए थे, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, वो पहले वाला सिस्टम को हटा दिया गया फॉरएवर, हमेशा के लिए हटा दिया गया और उसको रिप्लेस किया गया है एक ऐसे सिस्टम से जिसमें लोगों के राइट्स और फ्रीडम को रिकॉग्नाइज किया जाता है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। चाहे वो आप ब्लैक हो वाइट हो, आपको इक्वल राइट्स इक्वल फ्रीडम दिया जाएगा, ऐसे सिस्टम आ गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों पीरियड में क्या चेंजेस हुआ। तो सिंपल सा बात है, पहले ये सिस्टम था, रेशियल ऑपरेशन अपार्टाइड देखने को मिलता था और अब ये सिस्टम हटा दिया गया। अब का सिस्टम डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, राइट्स फ्रीडम्स ये सब पे बेस्ड है, ठीक है, विदाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इतना ही सा बात है। आगे देखिए, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। अब ये दिन आया कैसे? ये जो 10 मई था, जिस दिन ये लोग जो जिसको इनॉग्रेशन डे कहा जा रहा है, जिस दिन नया गवर्नमेंट इंस्टॉल किया गया, जिस दिन नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, ये दिन आया कैसे? जाहिर सा बात है, इसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा। सिर्फ नेल्सन मंडेला का अकेला का एफर्ट तो है नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग। इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया का आज़ादी में क्या सिर्फ महात्मा गांधी रोल प्ले किए थे? नहीं, बहुत सारे लीडर्स थे। वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी बहुत हज़ारों लोगों ने सेक्रीफाइस किया, तब जाके ये दिन देखने को मिला था। ऐसे लोग जो कि सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर्ड, लोगों ने ऐसा सेक्रीफाइस किया, इतना करेज दिखाया, इतना चीज़ सफ़र किया जिसको आप ना मेजर कर सकते हैं ना आप उसको लौटा सकते हैं। इतना बलिदान के बाद ये दिन आया है। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मीनिंग यहाँ पे हम लिख रखे हैं कि वो उस दिन महसूस करते हैं कि नेल्सन मंडेला जो है, उनका जो लाइफ है और जो अचीवमेंट है वो किसका रिजल्ट है? जितने भी स्ट्रगल्स और सेक्रीफाइस मेड बाई जनरेशन्स ऑफ अफ्रीकन लीडर्स एंड एक्टिविस्ट, ये अफ्रीकन लीडर्स और एक्टिविस्ट जितने भी सेक्रीफाइस स्ट्रगल किए हैं और जो कि लड़े थे रेसिज्म और ऑपरेशन के खिलाफ, उसी का रिजल्ट है आज नेल्सन मंडेला एक पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं साउथ अफ्रीका के, ठीक है। वो यहाँ पर बोला कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। एग्जाम में ये लाइन दे देंगे, बोलेंगे इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो इसका मीनिंग आप ये याद कर लीजिए, ठीक है, कि पहले के लोगों ने जो भी सेक्रीफाइस, जो भी सफरिंग झेला है, जो भी करेज दिखाया है, उसी के बदौलत आज नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन के आए हैं, ठीक है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। नेल्सन मंडेला को दुख है इस बात का कि वो इन सभी लोगों को थैंक यू नहीं बोल पाएंगे जिन्होंने पहले जान गंवा चुका है। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। रॉट का मतलब होता है डन, अचीव्ड। और इस बात का भी दुख है कि जो लोग इतना सफ़र किए, अपना जान गंवा दिए, वो लोग देख भी नहीं पा रहे हैं आज का ये दिन को, जब उनका जो सेक्रीफाइस है उससे क्या अचीव हुआ है, उस चीज़ को देख भी नहीं पा रहे। द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो अपार्टाइड सिस्टम था, इससे क्या क्या नुकसान पहुंचा वो देखिए। तो ये काफ़ी गहरा और लॉन्ग लास्टिंग वुंड दे के गया मेरे कंट्री को और मेरे देश के लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, ये घाव को हील होने में, ठीक है, ये जो वुंड को हील होने में कई साल लगेंगे, इससे रिकवर करने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थम्बोस, द वॉल्टर सीजुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकीस ऑफ आवर टाइम। देखिए, लेकिन ये जो इतना स्ट्रगल झेला हमारे कंट्री के लोगों ने, इस स्ट्रगल का एक और भी इफेक्ट हुआ, और ये इफेक्ट अनइंटेंडेड है। मतलब इतना दुख दिया कि इस दुख से एक अजीब सा इफेक्ट पड़ा। वो इफेक्ट ये था कि हमारे कंट्री में इनके जैसे लोग, ओलिवर थम्बोस जैसे लोग आए, वॉल्टर सीजुलस जैसे लोग सामने उभर के आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक नाम है ओलिवर थम्बोस। तो यहाँ पे नाम में भी एस लगाया हुआ है, इसको प्लूरल बनाया गया है, और एक द भी आर्टिकल लगाया हुआ है। तो ऐसा नाम क्या कि हम कब लगाते हैं? जब हमें डिनोट करना होगी इनके जैसे लोग। यहाँ पे ओलिवर थम्बो को नहीं कहा जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है ओलिवर थम्बोस जैसे लोग, जब भी हम द और एस लगाते हैं तो, ठीक है, ये मीनिंग निकलता है। जैसे कि द सचिन तेंदुलकर्स, ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ पे कुछ प्लेयर्स है, आप बोल रहे हैं कि ये सब क्या है, सचिन तेंदुलकर से मेरे टीम के,
तो द सचिन तेंदुलकर ऐसे बोलते थे। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर नहीं बोला नहीं जा रहा है, बोला जा रहा है सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि इनके जैसे महान महान लोग हमारे कंट्री में आए। तो ये जो स्ट्रगल था, इतना जो कष्ट था, इतना डिस्क्रिमिनेशन था, इसका एक बहुत ही गहरा घाव पड़ा हमारे कंट्री पे और हमारे उनके कंट्री के लोगों पे। इस घाव से उभरने के लिए, हील होने के लिए मैनी ईयर्स लगेंगे, लेकिन इस घाव का एक अनइंटेंडेड इफेक्ट ये भी पड़ा कि हमारे कंट्री में इतने महान महान लोग आए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी, ये 3 क्वालिटी है इन सभी लोगों में। करेज है, विजडम है, समझदारी है, और जेनरसिटी, इतना महान है ये लोग। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, इनके जैसे लोग फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो ये काफ़ी अच्छा लाइन है, बोला है कि इतना महान इंसान किसी भी धरती में पैदा होने के लिए इतना ही अत्याचार झेलना पड़ेगा, तभी इतना महान इंसान उभर के सामने आएंगे। अब ऑफकोर्स ये डिबेटेबल पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि इतना कष्ट झेल के ही इतना महान इंसान पैदा हो सकता है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स। अब ये भी एक बहुत अच्छा बात बोले हैं नेल्सन मंडेला, कि बोलते हैं कि मेरा जो देश है, कौन सा देश, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे मिनरल्स, जेम्स, जो प्रीशियस स्टोन से मिट्टी में नीचे पाए जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा से ये जानता हूँ कि कंट्री का असली वेल्थ क्या है, उसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, असली हीरे भी मिल जाए तो उससे भी ज़्यादा कीमती है मेरे देश के लोग। काले गोरे से फ़र्क नहीं पड़ता है, देश के लोग कंट्री के लिए असली वेल्थ है। कैसे, अब ये तो सही बात है, लोग कैसे वेल्थ बन सकते हैं? अगर लोगों को अच्छा एजुकेशन और अच्छा स्किल, अच्छा हेल्थ अगर मिल जाए तो लोग किसी भी कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस कंट्री में तेल मिले, सोना मिले, ये सब प्रीशियस चीज़, मिनरल्स मिले तो ही वो कंट्री डेवलप होगा। अगर लोग वहाँ पे स्किल्ड है, डेवलप्ड है, हेल्थ अच्छा है, तो वो लोग मिलकर उस देश को बहुत तरक्की करा सकते हैं। उसी सेंस में ये लाइन कहा गया है। आगे देखिए, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो इन्हीं साथियों के वजह से मैंने करेज का असली मीनिंग जाना। इस स्ट्रगल में मैंने बार बार देखा है कि मैन एंड वुमेन ने अपना जीवन को रिस्क किया है और अपना जीवन दिया भी है एक कॉज, एक आइडिया के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे इंसान को देखा है जो लोग अटैक्स और टॉर्चर को इस तरीके से झेलते हैं, बिना टूटे झेलते हैं। ऐसा स्ट्रेंथ और रेजिलियंस मतलब एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, इतना रेजिलियंस दिखाते हैं कि जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेज और इतना हिम्मत है इन सब में। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला करेज का सही मीनिंग जानते हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज मतलब ये नहीं कि आप में डर का ना होना, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप डर पे जीत पा ले। द ब्रेव मैन, एक बहादुर आदमी वो नहीं है कि जिसको कभी डर ना लगे। बहादुर तो वो होता है जो डर पे विजय पाले, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, करेज का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सब वेबसाइट में भी दे दिए। आगे देखिए, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। यहाँ पे बहुत अच्छा बात बोला गया है कि कोई भी इंसान नफरत लेकर पैदा नहीं होता है। कोई भी बच्चा अगर पैदा हुआ होगा, कोई अगर गोरा बच्चा पैदा हो रहा है तो इसके मन में थोड़ी होगा ना कि मेरे को काले वाले से हेट करना है, ऐसा तो नहीं होगा। या फिर रिलीजन के बेसिस पे हेट, इसको क्या मालूम ये कौन से रिलीजन में पैदा हुआ है, किसको इससे नफरत करना है। ना ही बैकग्राउंड, कोई किसी के खिलाफ नफरत लेकर ये बच्चा पैदा नहीं होता है। ये नफरत करना धीरे धीरे सीखता है, लर्न टू हेट। और अगर ये नफरत करना सीख सकता है तो इसका मतलब ये प्यार करना भी सीख सकता है। दे कैन बी टॉट टू लव, क्योंकि लव, प्यार करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू नफरत करना, ठीक है। क्योंकि लव जो है नेचुरली आता है इंसान के दिल में, देन द हेट्रेड। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन। अब वो अपना एक एक्सपीरियंस नरेट करते हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला। वो बोलते हैं कि प्रिजन में कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथियों को और मुझे बहुत पीटा जाता था, पुश टू आवर लिमिट्स, मतलब पेन झेलने का जो लिमिट है उसको वहाँ तक पीटा जाता था हमें। तो तब पीटते पीटते देखते थे कि वो लोग जो गार्ड्स है उनमें उनको थोड़ा देर के लिए दया आता था, भले ही वो जस्ट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए ही उनके चेहरे पे थोड़ा सा दया दिखता था, लेकिन ये दया ही दिखना काफ़ी था मुझे रीअश्योर करने के लिए और मुझे अपने कॉज के लिए लड़ने के लिए। मतलब वो समझते थे कि इसमें दया दिखा मतलब ये गार्ड जो कि गोरा होगा, इसमें अभी भी इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, ठीक है।
मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम डैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान का जो गुडनेस है, अच्छाई है, वो एक ऐसे फ्लेम की तरह है जिसको आप छिपा तो सकते हैं लेकिन आप बुझा नहीं सकते हैं। मतलब गोरा हो या फिर काला हो, हर इंसान के अंदर वो अच्छाई छिपा हुआ है। उसे तो नफरत करना सिखा दिया गया है, नहीं तो वो सबको प्यार कर सकता है वो। ठीक है, अब आगे ऑब्लिगेशन के बारे में बताया गया है, ड्यूटी। बोला गया कि हर इंसान का 2 ड्यूटी होता है। एक ड्यूटी अपने परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ, चिल्ड्रन मतलब फैमिली के लिए एक ड्यूटी होता है, और दूसरा ड्यूटी होता है अपने लोगों के लिए, अपने कम्युनिटी और कंट्री के लिए। एक ड्यूटी होता है देश के लिए। तो 2 ड्यूटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो नेल्सन मंडेला 2 ड्यूटी किसको रेफर कर रहे हैं? पहला ड्यूटी अपने फैमिली के लिए और दूसरा ड्यूटी अपने कंट्री के लिए। ठीक है, तो किसी भी सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में एक इंसान जो है वो ये दोनों ही ड्यूटी को काफ़ी अच्छे तरीके से फुलफिल कर लेता है, समझे। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मेरे जैसे लोग और मेरे जैसे रंग वाले लोग, ठीक है, ये दोनों ड्यूटी को एक साथ निभा पाए। मतलब जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन है उनको ये दोनों ड्यूटी परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। कैसे, देखिए। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर बोलने का मतलब ब्लैक मैन, ठीक है, who attempted to live as a human being was punished and isolated। यहाँ पे तो एक इंसान अगर इंसान की तरह इज्जत के साथ जीवन भी काटना चाहे तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा समाज से। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट। लगे कि अगर कोई इंसान यहाँ पे अपने कंट्री के लिए अगर ड्यूटी परफॉर्म करना चाहे, अपने जैसे लोग मतलब काले लोगों का साथ देना चाहे, तो वो इंसान को परिवार से, घर से अलग कर दिया जाता था और एक अलग लाइफ गुजारने पे मजबूर कर दिया जाता था। एक ऐसा लाइफ जो कि एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस है ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। ट्विलाइट मतलब एक ऐसा समय, सनसेट का बाद और डार्कनेस से पहले, जो शाम का समय होता है, जब सूरज भी नहीं है और पूरा पूरी अंधेरा भी नहीं हुआ है, वो जो समय है उस वैसे समय को ट्विलाइट कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सुबह में वैसे ही समय को क्या कहेंगे? डॉन कहेंगे। तो एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एक अंधकार भरा जीवन, सीक्रेट जीवन गुजारने पे मजबूर कर देते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में। पहले ऐसा होता था, ठीक है, अपार्टाइड साउथ अफ्रीकन कंट्री में ऐसा होता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि शुरुआत से ही मेरा एटीट्यूड ऐसा नहीं था कि मुझे आज़ादी के लिए लड़ना है। शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो बस परिवार के लिए जी रहा था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे ही मैंने अपने लोगों को सर्व करना चाहा, माई पीपल मतलब जितने भी काले लोगों को हेल्प करना चाहा, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। जैसे ही ये काले लोगों को हेल्प करना चाहे तो ये पाए कि ये अपना दूसरा ड्यूटी जो है परिवार के लिए वो नहीं फुलफिल कर पा रहे, इनको परिवार से अलग कर दिया गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। जब ये पैदा भी हुए थे तो इनको क्या मालूम, इनके अंदर ये फ्रीडम का कोई भूख ही नहीं था। ये तो सोच रहे थे कि आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो फ्रीडम के लेके पैदा हुआ हूँ, हर वो तरीके से जो मुझे पता था। मतलब उनके लिए जब ये छोटे बच्चे थे तो उनके लिए फ्रीडम क्या था? जब ये माँ के घर के आसपास जो फील्ड है, जो खेत है, वहाँ पे ये दौड़ पाए फ्रीली, यही इनके लिए फ्रीडम है। साफ स्ट्रीम में ये स्विम कर पाए, यही इनके लिए फ्रीडम था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स चलाना, रात को जो कॉर्न होते हैं, मेज होते हैं, ठीक है, मकई, उसको रोस्ट करके खाना, ठीक है, इनके लिए यही फ्रीडम था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। लेकिन जब तक मैं ये सारे नियम मान के चल रहा था, ठीक है, मैं अपने पिता का सभी बात मान रहा था और मेरे ट्राइब के लिए जो भी कस्टम्स बने हुए थे वो सभी को फॉलो कर रहा था, तब तक मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। मैंने फ्रीडम के लिए कब लड़ना स्टार्ट किया? जब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि जो सब फ्रीडम मुझे मिल रहा है वो तो सिर्फ एक भ्रम है, इल्यूजन है, ठीक है। जब मैं बड़ा हो गया मैंने पाया कि मेरा फ्रीडम तो पहले ही लिया जा चुका है, तब मैंने फ्रीडम के लिए लड़ना स्टार्ट किया। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। The transitory freedoms of being able to stay out at night,
रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज। बोला जा रहा है कि जब ये स्टूडेंट थे तो ये फ्रीडम सिर्फ अपने लिए चाहते थे, वही टेम्पररी फ्रीडम, जैसे कि रात को घर से बाहर रहना, जो मन करे वो पढ़ पाना, ठीक है, और जहाँ मन चाहे वहाँ जा पाना, यही इनके लिए फ्रीडम था। इस टाइप के फ्रीडम को यहाँ पे कहा गया है ट्रांजिटरी फ्रीडम, टेम्पररी फ्रीडम, ठीक है। लेटर एज ए यंग मैन, जब ये बड़े हो गए जोहान्सबर्ग में, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, वो चाहने लगे इनको कुछ जो बेसिक और जो जिससे इज्जत मिले वैसा वाला फ्रीडम इनको चाहिए था। कैसा वाला, देखिए, अचीविंग माई पोटेंशियल, ये चाहते थे कि जो भी इनका पोटेंशियल है वो इसको अचीव कर पाए। होता क्या था कि काले लोगों को बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाता था, ऐसा ही तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनको बड़ा पोस्ट नहीं देना है, इनको ये कोर्स स्टडी करने का अनुमति नहीं था, कोई होगा कोई कोर्स, ठीक है, फिर सैलरी कम मिलेगा, ऐसा बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था, आप इससे शादी नहीं कर सकते, यहाँ शादी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। तो इनको यही सब में फ्रीडम चाहिए था कि अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कर पाए, ठीक है, अर्निंग माई कीप, अपना लाइवलीहुड जो है अच्छा कमा पाए, ऑफ मैरिंग, एक अच्छे लड़की से शादी करे और एक फैमिली बसा पाए, ये सब फ्रीडम उनको चाहिए था। फ्रीडम, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ऐसा फ्रीडम चाहिए जो अगर ये सही जीवन जीना चाहे तो वो जी पाए, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, ऐसा फ्रीडम इन्हें चाहिए था। तो ये बात याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि जब वो बॉय थे या फिर स्टूडेंट थे तब वो किस टाइप का फ्रीडम चाहते थे, और जब वो यंग मैन हो गए तब उनको किस टाइप का फ्रीडम चाहिए, ये पूछते हैं एग्जाम में, तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। बट देन आई स्लोली सॉ डैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। तभी जब वो ये सब बात रियलाइज़ कर रहे थे तभी उन्हें ये फील हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही फ्री नहीं है, बल्कि इनके जो भाई बहन है, दूसरे भाई बहन जो कि काले हैं, वो लोग भी फ्री नहीं है। तो वो फील करते हैं कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम डेट वॉज कर्टेल बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। वो सभी लोग जो मेरी तरह दिख रहे थे, जो सभी लोग काले थे, उन सबका फ्रीडम ऐसा ही कर्टेल था। तभी यही वो समय था जब ये क्या कर लिए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये पार्टी ANC पार्टी ज्वाइन कर लिए। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। मेरा फ्रीडम सिर्फ, पहले तो मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए था, अब मुझे फ्रीडम सारे काले लोगों के लिए मिलना चाहिए था, ठीक है। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। और यही जो फ्रीडम के लिए भूख है, इसी फ्रीडम का वजह से मेरा लाइफ एनिमेट हो गया, मेरा लाइफ काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुआ। क्या क्या ट्रांसफॉर्म हुआ? सबसे पहला ये, मैं पहले काफ़ी डरा हुआ यंग मैन था, अब मैं काफ़ी बोल्ड वन हो चुका, मैं काफ़ी हिम्मत वाला हो चुका था। किस वजह से? क्योंकि इनको फ्रीडम चाहिए था, ठीक है। दूसरा चेंज क्या आया इनमें? लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। पहले मैं लॉ को फॉलो करने वाला अटॉर्नी था। अटॉर्नी मतलब लॉयर होता है, ठीक है, मतलब पहले लॉ को फॉलो करने वाला एक इंसान थे, लेकिन अब ये क्रिमिनल बन चुके थे, लॉ को फॉलो नहीं करते थे। फिर तीसरा चेंज ये आया, टर्न द फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। पहले ये फैमिली को काफ़ी प्यार करते थे, अब ये ऐसे इंसान बन चुके थे जिनका अपना कोई घर नहीं था, ठीक है, ये पूरे देश के लिए जी रहे थे। दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। इनको लाइफ जिंदगी से काफ़ी प्यार था, लेकिन अब ये जीवन ऐसा जी रहे थे एक मॉन्क की तरह, कोई चीज़ से लेना देना नहीं, सिर्फ अपने कॉज के लिए लड़े जा रहे हैं। तो इसी डिज़ायर का वजह से ये 4 चेंजेस आया इनमें, याद रखिएगा 4 चेंज। उसके बाद आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा बलिदान दिया हो, ज़्यादा सेक्रीफाइस किया हो दूसरे के मुकाबले में, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन मैंने ये फील किया कि जो मुझे थोड़ा मोटा फ्रीडम मिल रहा था, मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मुझे जो थोड़ा मोटा फ्रीडम दिया जा रहा था अटॉर्नी होने के नाते, लॉयर होने के नाते, मुझे वो फ्रीडम भी नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे ये बात पता था कि मेरे बाकी काले लोगों को इतना फ्रीडम नहीं दिया गया है। फ्रीडम इनडिविजिबल चीज़ है, आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसी को ज़्यादा फ्रीडम, कम फ्रीडम, ऐसा कुछ नहीं होता है, सबको बराबर मिलना चाहिए। The chains on any one of my people were the chains on all of them, and the chains on all of my people were the chains on me। अगर किसी एक काले इंसान को कहीं दबाया जा रहा है, इसका मतलब सारे काले इंसान को दबाया जा रहा है, और सारे काले इंसान को दबाने जाने का मतलब मुझे यानी नेल्सन मंडेला को भी दबाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पैसेज है, इसमें बताया गया है, आई न्यू डेट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है ऑपरेसर जो कि दूसरे को दबाता है,
और एक है ऑपरेस्ड जो कि खुद अत्याचार सहता है, दबता है जो, ठीक है। ये 2 लोग को बताया गया है कि जो कि ऑपरेस्ड है, जिस पर अत्याचार हो रहा है, उसको तो लिबरेट यानी फ्री करना ही है, जो अत्याचार कर रहा है उसको भी फ्री करना है। अब ये क्या चीज़ है देखिए, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, नैरो माइंडेडनेस। ऐसा इंसान जो अत्याचार कर रहा है, जो ऑपरेसर है, वो भी एक प्रिजनर है। वो प्रिजनर है नफरत का, वो हेट्रेड का गुलाम बन चुका है। वो ऐसे जेल में बंद है जो कि प्रिजुडिस और नैरो माइंडेडनेस का जेल है, ठीक है। भेदभाव पे, प्रिजुडिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, बिना कोई रीजन के ही वो किसी को नफरत कर रहा है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी। एक ऐसा इंसान है जिसको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, और एक ऐसा इंसान है जो दूसरे को फ्रीडम नहीं दे रहा है, तो दोनों ही यहाँ पे फ्री नहीं है। यहाँ पे ये बोलने का मतलब है द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों को ही ह्यूमैनिटी से रॉब ऑफ किया जा रहा है, मतलब ह्यूमैनिटी छीना जा रहा है दोनों से ही। दोनों में ह्यूमैनिटी नहीं है, समझे। चलिए, तो इसी के साथ ये पूरा स्टोरी एंड हो जाता है। लास्ट पैसेज इंपॉर्टेंट है, एक बार पूरा स्टोरी को रिकैप करते हैं ताकि दिमाग में बात बैठे कि कहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट था। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने कुछ बेसिक बात जान लिया कि साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड चलता था, लेकिन 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ जिसमें नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। डेट याद कर लीजिएगा, 10 मई 1994, ठीक है। इतना इंट्रोडक्शन से हमने जाना। पहले स्टार्ट होता है यहाँ पे, वो दिन कौन सा था, वो दिन वर्ल्ड के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, और ये क्या दर्शाता है, ये सिंबलाइज करता है सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये एक पॉइंट है यहाँ पे। दूसरा बात ये हमने यहाँ पे ये जाना कि क्या चेंज हुआ है। पहले था वाइट सुप्रीमेसी, अब आ गया है डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यही चेंज हुआ है। एक विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ओवर ऑपरेशन एंड रेसिज्म ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। फिर अगले पैरा में हमने जाना कि उस दिन कौन कौन वहाँ पे प्रेजेंट थे। अपने बेटी को लेकर आए हुए थे डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, तीनों का नाम हमने जान लिया। फिर ये स्पीच में बोलते हैं कि इनका जो गवर्नमेंट है वो इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, इन सब चीज़ों को हटाएगा, ठीक है। उसके बाद के पैसेज में हमने जाना कि जो मिलिट्री जो है वो लॉयल हो गई नए गवर्नमेंट को लेके, ठीक है। फिर 2 नेशनल एंथम प्ले किया गया, उसका इंपॉर्टेंस हमने जाना। फिर 2 डिकेड्स को कंपेयर किया गया, दोनों डिकेड में क्या चेंजेस है वो देखा हमने। उसके बाद नेल्सन मंडेला रिकॉल करते अपने बाकी साथियों को। फिर इफेक्ट, ये ऑपरेस जो इतना दबाया गया था इन लोगों को, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, अनइंटेंडेड इफेक्ट ये पड़ा कि इनके जैसे महान लोग साउथ अफ्रीका में जन्मे। ये महान लोग तभी जन्म सकते हैं जब वो इतना अत्याचार झेले, वही बात यहाँ पे बोला गया है। फिर साउथ अफ्रीका का ट्रू वेल्थ क्या है, उनके लोग हैं। फिर करेज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। करेज मतलब ये नहीं कि आप डरे नहीं, बल्कि ये है कि उस पर जीत हासिल कर ले, ठीक है, ट्रायम्फ ओवर इट। फिर आगे यहाँ पे बोला है कि कोई भी नफरत लेकर पैदा नहीं होता है, और नफरत करना सीखता है। तो वैसे प्यार करना भी सीख सकता है, और प्यार करना ज़्यादा ईजी है सीखना। फिर 2 ड्यूटी के बारे में बात किया गया है, एक फैमिली को लेके, एक कंट्री को लेके, और बताया गया कि साउथ अफ्रीका में दोनों ड्यूटी निभा पाना मुश्किल है। फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे उनके अंदर ये फ्रीडम का हंगर पैदा हुआ। जब वो छोटे थे तब उनका क्या सेंस था, बड़े हुए तो क्या फ्रीडम का मतलब वो जाने, वो सब यहाँ पे बताया गया है। फ्रीडम का जो डिजायर है उससे उनमें क्या क्या चेंजेस आया, 4 चेंजेस वो हमने जाना। और लास्ट में ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों को ही फ्री करना बहुत ज़रूरी है, दोनों ही गुलाम है। बस इसी के साथ ये पूरा जो स्टोरी है वो एंड हो जाता है। इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। सिंपली आप गूगल सर्च मार दीजिएगा और लिखिएगा बाई सीबीएसई गाइडेंस, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये पूरा जो पीडीएफ है, अंडरलाइन पीडीएफ, ये भी आपको वेबसाइट पे हम डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सिर्फ वीडियो देखकर छोड़िए मत, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प मिले, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी जरूर कीजिए। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वहाँ पर रिप्लाई देने का, ठीक है। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।